मजाकिया आदमी भोलाराम हर समय ठिठोली करता रहता था। चाहे सामने वाला दुखी हो या खुश, उसे हर बात पर मजाक का मौका चाहिए ही चाहिए। अरे सुनो सुनो, आज फिर धनराज काम से खाली हाथ लौटा है। नाम है धनराज, पर इस बेचारे का धन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सच कह रहे हो भैया। और उसकी बेचारी बेबी सुगनी रोज चौखट पर बैठी इंतजार करती रहती है कि उसका पति कुछ कमा कर लाया होगा। अरे किसान, दूसरों का दुख का तमाशा बनाना आसान है। मेरे पास दौलत नहीं सही, मगर मेहनत करने का दम। अरे भैया, गुस्सा काहे करते हो? चौपाल बिना मजाक के सुनसान लगते हैं। हम तो बस मस्ती कर रहे हैं। पर मजाक की ये चोट धनराज के दिल को तोड़ चुकी थी। तभी आगे बढ़कर गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार गंगाराम काका बोले, धनराज बेटा, गुस्सा मत कर। गुस्सा पीठ पर बोझ की तरह होती है। मेहनत करने वालों की किस्मत कभी खाली नहीं रहती। काका, मेहनत तो बहुत करता हूँ, मगर किस्मत हर बार मुंह मोड़ लेती है। न खेत मेरा, न घर ढंग का, सब कुछ कर्ज और बोझ बनता जा रहा है। धूप ढल चुकी थी। थक हार धनराज घर लौटा। सुगनी, खाना है क्या? खाना जब कुछ लाते ही नहीं तो खाना कहाँ से बनेगा। अब तो रोज यही हाल है। क्या करूं मैं? खेत पर मालिक ने कहा हिसाब बाद में होगा। देखो जी, कब तक यूं चलेगा? काश मेरी शादी ही आपसे ना हुई होती तो कम से कम मायके में तो भरपेट रोटी मिल जाती। ये सुनकर धनराज दुखी होकर टूट सा गया और भूखा ही बिस्तर पर लेट गया। गांव का दबंग और अमीर आदमी मुखिया जी चौपाले पर गुस्से से पहुंचा। उसका चेहरा हमेशा की तरह घमंड से तना हुआ था। अरे ओ धनराज, पिछले महीने का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया तूने। ब्याज रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। मुखिया जी, थोड़ा वक्त दीजिए, फसल आने पर चुका दूंगा। वक्त? सबको वक्त चाहिए। जब कर्ज चुकाने की औकात ही नहीं है तो कर्ज लिया क्यों? याद रख, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी भी गिरा दूंगा। अरे मुखिया जी, इस झोपड़ी को तो छोड़ दीजिए। इसमें तो रहने लायक एक चूहा भी नहीं रहेगा। सब लोग हंस पड़े, पर इस हंसी में धनराज का दिल चकनाचूर हो गया। सरजू, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर घर में चूल्हा तक नहीं जलता। हिम्मत रख भाई, आधा गांव कर्ज में दबा है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखाता नहीं। लेकिन मुखिया जी, कहीं मेरा झोपड़ी भी ना गिरा दे। अरे गिराने वाले कौन होते हैं? वो गांव गरीब के दम पर खड़ा है। आने दो मुखिया को, देखिए यहीं कैसे घर गिराता है। सरजू भले ही गरीब था, मगर उसका खून उबाल खाता था और धनराज दबकर जीने वाला इंसान था। कब तक यूं खाली हाथ लौटते रहोगे? अब तो लोग मजाक उड़ाते हैं। गरीब की बीवी का पेट हमेशा खाली, अब और सहा नहीं जाता। सुगनी, मेरी मजबूरी समझो। मैं चोरी डकैती नहीं कर सकता। ईमानदारी से हमें मिला क्या? भूख, अपमान और रोज की जिल्लत। धनराज चुप हो गया। दोनों बिस्तर पर लेट गए, आंखों में आंसू लिए। अरे सुनो भैया, मैंने सपना देखा धनराज के घर सोने की हंडी रखी है। जब खोली तो उसमें से धूल निकली, धूल। भोलाराम, तुझे मेरी गरीबी तमाशा लगती है? कभी मेरी जगह आकर देख, तेरी साड़ी अकड़ निकल जाएगी। बस करो सब, मजाक की भी हद होती है। धनराज का दर्द हंसी का विषय नहीं। ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है, इसमें इसका क्या दोष है? काका की बात सुनकर थोड़ी देर शांति छा गई, मगर उस शांति में भी धनराज का अपमान गूंज रहा था। अगले हफ्ते मुखिया ने ऐलान किया, सुन लो गाँव वालों, जिसने कर्ज नहीं चुकाया उसका घर और खेत नीलाम कर दिया जाएगा। गांव के आधे लोग मुखिया के उधारीदार थे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुखिया जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, कैसे भी करके चुका दूंगा।
वक्त खत्म, या तो पैसे ला वरना घर खाली कर। सबसे पहले तो धनराज की झोपड़ी पर हाथ पड़ेगा। हाँ हाँ, उसमें है ही क्या, बस दिमाग और मकड़ी के जाले। बस करो मुखिया जी, आप गरीबों का मेहनत का खून चूसते हैं, अब और नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारा भी खून लाल है। सरजू जुबान संभाल, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। राज तुम्हारा तभी तक है जब तक हम चुप है। हमारी मेहनत से ही तुम्हारी घर की रोटियां पकती है। अगर हम हड़ताल कर देना तो तुम्हारे बर्तन भी ठंडे पड़ जाएंगे। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डर से चुप थे, मगर कुछ लोग के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। बिल्कुल सही कहा सरजू ने, अब हम चुप नहीं रहेंगे। मुखिया जी कर्ज जरूर चुकाएंगे, मगर आपकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। हिम्मत है तो आओ, गिरा कर दिखाओ मेरी झोपड़ी। धनराज का यह रूप देखकर गांव वाले दंग रह गए। सब एक साथ मुखिया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। दबंग मुखिया डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक गया। अरे जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। किसका भूत सवार हो गया था आप पर? किसी का नहीं सुगनी, बस इतना समझ आया अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो लोग इंसान का मजाक बना कर रख देते हैं। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी धनराज का मजाक नहीं उड़ाता था। गांव की चौपाल पर हलचल मची हुई थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। कई चेहरों पर पहली बार डर की जगह हिम्मत दिखाई दे रही थी। देखा भाई, धनराज ने अकेले दम पर मुखिया को कैसे भगा दिया। अब तो लगता है हम सब भी खड़े हो सकते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि धनराज में इतना दम है। बोला राम, मजाक का भी हद होता है। आज के बाद अगर गरीब का मजबूरी पर हंसा तो सबसे पहले तुझे ही जवाब देना पड़ेगा। रात का सन्नाटा था। झोपड़ी पर पहली बार हल्की सी खुशी का माहौल था। सुगनी चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। देखो जी, आज तो लगता है भूख भी आधी कम हो गई। आज जो आपने हिम्मत दिखाई उस पर मुझे गर्व है। सुगनी, बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुखिया इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आज भाग गया, कल और चाल चलेगा। तो अब क्या होगा? अब होगा असली संग्राम। हमें अपने जैसे गरीबों को इकट्ठा करना होगा। अकेले इंसान टूट जाता है, लेकिन मिलकर हमें कोई दबा नहीं सकता। सुबह सुबह सरजू धनराज की झोपड़ी पर पहुंचा। दोनों खेत के किनारे बैठकर बात करने लगे। धनराज, कल तुमने कमाल कर दिया, लेकिन मुखिया अब और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ सरजू, इसलिए हमें गांव वालों को समझाना होगा। अगर सब साथ आ गए तो मुखिया का आतंक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। आज शाम को चुपचाप सब मजदूरों को तालाब के किनारे बुलाते हैं, वहीं एक सभा करेंगे। शाम ढल रही थी। तालाब किनारे गांव के मजदूर, किसान और कर्जदार इकट्ठे हो गए। चेहरे पर डर था, मगर आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। भाइयों और बहनों, हम अब अलग अलग मुखिया के सामने झुकते हैं, इसलिए वो हमें दबा पाता है। लेकिन अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता। धनराज, हम तेरे साथ हैं, मगर मुखिया के आदमी बहुत दबंग है। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो? डरना छोड़ दो। अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ धनराज और सरजू की नहीं है, ये लड़ाई पूरे गांव की है। अगर आज आवाज नहीं उठाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी जुल्म के नीचे कुचलेगी। भीड़ में हलचल हुई। लोगों के भीतर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। धनराज और सरजू की गुप्त सभा की भनक मुखिया को भी लग चुकी थी। ये धनराज अब खुद को नेता समझने लगा है। सरजू भी उसके साथ मिल गया। अगर अभी नहीं रोका तो कल पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हुक्म दीजिए मालिक, अभी उनके सर पैर तोड़ के रख देते हैं। अरे नहीं बेवकूफ, अभी सीधी लड़ाई का समय नहीं है। पहले इन्हें और डराओ, गांव वालों में अफवाह फैलाओ कि जो मुखिया के खिलाफ जाएगा उसका खेत, उसका घर, उसका परिवार सब तबाह कर दिया जाएगा। कारीदे सिर झुकाकर हामी भरते हैं। मुखिया की आंखों में जालिम चमक थी। अगले ही दिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है मुखिया कह रहा था कि जो उसके खिलाफ जाएगा उसका घर जला देंगे। अरे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शायद चुप रहना ही अच्छा है।
भाइयों, अगर डरते रहे तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। सोचो, आज हमारा झोपड़ी जाएगी, कल हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। मुखिया की ताकत हमारी चुप्पी से है। अगर हम बोल पड़े तो उसकी सारी ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल सही। अब वक्त आ गया है। कल सूर्योदय के समय हम सब चौपाल में एकजुट होंगे और मुखिया से उनका हिसाब मांगेंगे। और उस बीच में घमंडी मुखिया जी अपने कारीदों के साथ खड़ा था। सुन लो सब, आज आखिरी दिन है। जिसने कर्ज नहीं चुकाया उसका घर और खेत नीलाम होगा, और अगर कोई मेरे फैसले के खिलाफ गया तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले सहमे हुए खड़े थे। तभी धनराज और सरजू आगे बढ़े। मुखिया जी, आज कोई झोपड़ी नहीं गिरेगी, आज आपका डर गिरेगा। अरे ओ धनराज, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे चुनौती देगा? पकड़ लो इसे। कारीदे आगे बढ़े, मगर तभी गांव वाले ढेरों की संख्या में धनराज और सरजू के साथ खड़े हो गए। आज अगर धनराज को छुआ तो पहले हमें कुचलना होगा। अन्याय नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब और सहन नहीं होगा। भीड़ का जोश देखकर मुखिया के कारीदे पीछे हट गए। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। मुखिया जी, याद रखो, ये गांव गरीबों की मेहनत से जीता है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी राज एक पल में खत्म कर देंगे। नारे की गूंज से पूरा गांव कांप उठा। मुखिया ने पहली बार अपने जीवन में डर महसूस किया। उसके पैर कांप रहे थे। भीड़ का जोश देखकर वो चुपचाप अपने कारिंदों को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। देखो जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। सुगनी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, यह गांव की एकता की ताकत थी। गांव पर पहली बार अन्याय का साया हट चुका था। लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। सुगनी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे।